हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्वागत है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने चर्चा किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ द पीएच के बेसिस पे अगर आपको कहना है कोई भी सोल्यूशन न्यूट्रल है तो उसका पीएच कितना होगा, कोई भी सोल्यूशन अगर एसिडिक है तो उसका पीएच कितना होगा, 7 से कम होगा, और कोई भी सोल्यूशन का पीएच अगर 7 से ज़्यादा है तो वो क्या होता है, बेसिक होता है। और आपको दिया गया था टोमेटो जूस दी गई थी, टोमेटो जूस। उम्मीद कर रहे हैं कि इसका आंसर आपने निकाल लिया होगा। टोमेटो जूस की पीएच दी गई थी 4.6 और ये पूछा गया था कि ये क्या है, तो इसका टेस्ट क्या होगा। एक तो ये सावर होगा, और सावर क्यों होगा, क्योंकि ये स्लाइटली एसिडिक है। ये क्या है, स्लाइटली एसिडिक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो आज हम इस सेकेंड पार्ट में बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होती है, और स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस वो भी आयन फॉर्मेशन के आधार पे, आयन फॉर्मेशन के आधार पे, पीएच के आधार पे। मैंने आपको कह ही दिया था कि जिनकी पीएच क्या होती है, अगर पीएच 0 से 3 की रेंज है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाती हैं, और अगर पीएच इनकी 11 टू 14 के रेंज में है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाती हैं। लेकिन आयन फॉर्मेशन के आधार पे हम कैसे कहेंगे, उसमें तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, किसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड में। और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होती है कि हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो चलिए आयन फॉर्मेशन के आधार पे बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं, दिया जा रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये कंप्लीटली डिसोसिएट किसमें डिसोसिएट हो जाती हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन एंड करस्पॉन्डिंग एनायंस। जैसे देखिए HCl लिया गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका नाम है। HCl का नाम, अगर ये नाम भी आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो ये बिल्कुल क्लियर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वाटर के सोल्यूशन में, अगर वाटर सोल्यूशन में आप लेते हैं तो आपको H+ मिलता है और Cl-। और ये पता है ना कि पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आयंस को, जैसे हम हाइड्रोजन आयन को कैटायन कहते हैं, जितनी भी स्पीसीज पॉजिटिव चार्ज के साथ होती हैं उनको कैटायन कहते हैं, और जितनी भी स्पीसीज निगेटिव चार्ज के साथ होती हैं उनको हम एनायन कहते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए दूसरा आपका लिया गया है, कौन सा लिया गया है, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड ली गई है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है, लिखा गया है, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4, H2SO4 लिया गया है। और इसका क्या होता है, डिसोसिएशन होता है 2H+, फॉर द फर्स्ट डिसोसिएशन 2H+ और सल्फेट आयन। तो इसमें सल्फेट आयन आपका क्या है, सल्फेट आयन आपका एनायन है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसी तरीके से नाइट्रिक एसिड ली गई है, नाइट्रिक एसिड का डिसोसिएशन होता है तो आपको H+ मिलता है और NO3 1- मिलता है एनायन के रूप में। राइट। चलिए आगे बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलते हैं। कंप्लीट डिसोसिएशन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे साथ बने रहिए, मैं अभी आपसे आगे विमर्श करूंगा, इसको कंप्लीटली आपकी अंडरस्टैंडिंग में हो जाएगी। तो क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ये कहा जाता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए इन वाटर में, और क्या जनरेट करे, हाइड्रोक्साइड आयन और कैरेस्पॉन्डिंग कैटायन। इसमें हाइड्रोक्साइड आयन आपकी एनायन होती है और कैटायन ये चेंज हो सकती है जो कि मेटल होती है। जैसे हमने स्ट्रॉन्ग बेस में लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये Na+, आप देखिए Na+ सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला दिया गया है। ये Na+ को सोडियम आयन कहते हैं, और चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज के साथ है तो ये आपकी कैटायन हो गई। उसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KOH, ये हो जाएगा KOH। और वाटर में जब भी हम इसका एक्वियस सोल्यूशन लेते हैं तो ये K+ और OH- आयन में टूट जाता है। थर्ड वन लिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये Ca2+ और 2OH- आयन में टूट जाता है। फिर लिया गया है बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये Ba2+ और 2OH- आयन में टूट जाता है। अभी देखिए स्टूडेंट क्या है, कंप्लीट डिसोसिएशन की बात हो रही है, कंप्लीट डिसोसिएशन की बात हो रही है। जैसे आपने ले लिया HCl, राइट, HCl ले लिया और ये H+, ये स्ट्रॉन्ग
एसिड की कैटेगरी में आता है। आपने ले लिया NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है। स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है। आयन फॉर्मेशन के आधार पे आपको बनाना है। जैसे मान लो अगर सॉल्यूशन में 10 की पावर 24 या Cl मालिक्यूल है, तो हमें H+ जो मिलता है वो कितना मिलेगा, 10 की पावर 24। और क्लोराइड आयन यानी एनायंस के भी नंबर कितने होते हैं, 10 की पावर 24। यानी जितने मालिक्यूल होते हैं उस एसिड के, वो सभी के सभी आयंस में टूट जाते हैं। उसी तरीके से अगर आपने NaOH लिया है और NaOH के मान लीजिए वाटर में जब आपने डिजॉल्व किया, एक्वियस सोल्यूशन लिया, 10 की पावर 24 NaOH मालिक्यूल हैं, तो आपको सोल्यूशन में 10 की पावर 24 हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे मालिक्यूल Na+ और OH- आयन में टूट जाते हैं। और इसे ही कहते हैं कंप्लीटली डिसोसिएशन। इसे ही कहते हैं कंप्लीटली डिसोसिएशन, कहते हैं कंप्लीटली डिसोसिएशन, राइट। अभी देखिए क्या है, एक हम वीक एसिड लेते हैं। जैसे हमने ले लिया CH3COOH, ये एक वीक एसिड है। इसका डिसोसिएशन वही वाटर में जब हम इसे डिजॉल्व करते हैं, एक्वियस सोल्यूशन लेते हैं, तो ये भी एसीटेट आयन और H+ में ये टूट जाता है। लेकिन ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है। वीक एसिड का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर 10 की पावर 24 CH3COH मालिक्यूल हैं, तो इसका डिसोसिएशन कम हो सकता है। केवल 10 की पावर 24 में से, केवल 10 की पावर 24 में से हो सकता है 10 की पावर 20 डिसोसिएट होते हैं। 20 की पावर 20 यानी 10 की पावर 24 है, केवल 10 की पावर 20 मालिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं, तो हमें हाइड्रोजन आयन कितना मिल रहा है, 10 की पावर 20 मिल रहा है। और एसीटेट आयन की भी कितनी संख्या हो जाएगी, 10 की पावर 20। इसे कहते हैं पार्शियल डिसोसिएशन। इसे क्या कहते हैं, पार्शियल डिसोसिएशन, पार्शियल डिसोसिएशन। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, इनके सारे मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ किसमें, आयन फॉर्मेशन के आधार पे। अब हम बात कर लें, किसकी बात कर लें, हम बात कर लें वीक बेस की। जैसे हमने ले लिया NH4OH। NH4OH का नाम क्या है, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका जब आप एक्वियस सोल्यूशन लेते हो, वाटर में इसको डिजॉल्व करते हो, तो ये NH4 1+ और OH- आयन में टूट जाता है। यहाँ भी मैंने कहा कि इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी कितनी थी, 10 की पावर 24 थी। लेकिन वाटरी सोल्यूशन में क्या हो रहा है, हो सकता है 10 की पावर केवल 18 मालिक्यूल डिसोसिएट होते हैं, तो हाइड्रोक्साइड के नंबर कितने मिलते हैं, 10 की पावर 18 हाइड्रोक्साइड आयंस मिलते हैं, 10 की पावर 18 हाइड्रोक्साइड। और इसीलिए इसे हम वीक बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, वीक बेस। तो जितने मालिक्यूल्स हैं, अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज अगर पार्शियल होते हैं, सभी के सभी डिसोसिएट नहीं होते हैं, पार्शियल डिसोसिएशन होता है, तो इसे हम वीक बेस कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ आयन फॉर्मेशन आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट क्वेश्चन का ये था, जो स्पेशली जुड़ा हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था, वो जुड़ा हुआ था एसिड रेन क्या होती है, एसिड रेन क्या होती है। देखिए क्या है कि जनरली हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो मौजूद है, और जब वाटर यानी रेन होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, वाटर में डिजॉल्व होती है, और ये कार्बोनिक एसिड बनाती है। लिख ठीक है। लेकिन जब अगर इन्वायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड अगर मौजूद हो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड मौजूद हो, और ये वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, वाटर में ये डिज़ोल्व होते हैं, तो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद ये क्या फॉर्म करते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड, चांसेस होता है सल्फ्यूरिक एसिड बना लें, चांसेस होता है नाइट्रिक एसिड बना लें। और इस दशा में उस रेन वाटर की पीएच, क्या होती है, रेन वाटर की पीएच कितनी हो जाती है, अगर 5.6 से लेस हो जाती है, तो इसी रेन को हम एसिड रेन कहते हैं, और ये ह्यूमन बॉडी को किस तरीके से, या
एक्वेटिक लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट करता है, तो आप देखिए यहाँ की लाइन बिल्कुल क्लियर है कि हमारी बॉडी जिस पीएच रेंज में काम करती है वो 7 से 7, वो क्या है, वो 7 से 7.8 है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। तो पीएच रेन वाटर की अगर लेस देन 5.6 हो गई, 5.6 हो गई तो इसे एसिड रेन कहते हैं। ये हमारी एसिड रेन नदियों में जाती है और नदियों के वाटर को की पीएच को कम कर देती है और सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ ऐसे रिवर में डिफ़िकल्ट हो जाती है। भाई क्या ऐसा हो जाता होगा कि सर्वाइव डिफ़िकल्ट हो जाती होगी? आप ये जानिए, इनके रिप्रोडक्टिव प्रोसेस पे पूरा का पूरा असर पड़ता है। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस पे होता है, इनकी ग्रोथ पे असर पड़ता है क्योंकि इस पीएच रेंज में ये काम नहीं कर सकती हैं, ठीक है। और जब इनकी ग्रोथ पे असर पड़ेगा तो ये केवल फाइटोप्लैंक्टन को ही नहीं अफेक्ट करती हैं, बल्कि ये जू प्लैंक्टन को भी अफेक्ट करती हैं। और जू प्लैंक्टन को जब ये अफेक्ट करेंगी तो एक्वेटिक लाइफ, आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि एक्वेटिक लाइफ के ऊपर एक खतरा मौजूद होता है कि वे शायद इस रिवर वाटर में सरवाइव ना कर सकें। तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट मिलेंगे और भी क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।